देवी पीजी कॉलेज में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर एस.के. सेवका आपको BFM कॉमर्स में, जिसमें बीकॉम पार्ट 3 और टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। पूंजी की लागत का तात्पर्य कोई भी संस्था किसी भी सोर्स से जो पैसा प्राप्त करती है, उस सोर्स से उसको उस पर कुछ खर्चा करना पड़ता है। खर्च की गई जो राशि है वो उसका लागत का एक भाग होती है। अर्थात अगर हम सामान्य भाषा में तो जब कोई पैसा बैंक से उधार लिया जाता है तो उधार लिए गए पैसे पर ब्याज देना, ब्याज जो है वो भी उसका पार्ट है, क्योंकि वो अमाउंट हमें ब्याज सहित वापस चुकानी पड़ती है। तात्पर्य क्या है, हम अगर 100 रुपये ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, और मान लीजिए बैंक है वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो इसका मतलब है कि ये जो 100 रुपये जो ऋण लिया गया है इस हमें और चुकाना है। तो इसका मतलब है कि हम 110 रुपये भुगतान करेंगे। ये भुगतान की गई राशि जो होती है ये भी उसकी लागत का एक भाग होती है। हम जब व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो समस्त लागत के एस्पेक्ट्स को लेकर चलती है ताकि उसे कभी भी नुकसान की स्थिति का नहीं करना पड़े। तो मैं आज अब आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें एक बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड के पार्ट हैं उसे हम देखते हैं। लाइबिलिटी में लाइबिलिटी साइड इसमें हम देखते हैं तो सोर्स जो होते हैं वो क्या क्या है। कैपिटल, कैपिटल में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में भी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, इसके बाद जो आते हैं वो आपका हो सकता है डिबेंचर्स। डिबेंचर के बाद अगर हम देखें तो लोन, ये कैपिटल के पार्ट हैं। हम व्यावसायिक संस्थान के जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गणना करते हैं तो इन समस्त कैपिटल जो भी व्यावसायिक संस्था में ली गई है उन समस्त की लागत है वो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ऋण की लागत पर आते हैं। ऋण का मतलब होता है दो सोर्स होते हैं जो ऋण के रूप में है, या तो हम लोन या फिर हम डिबेंचर इशू करते हैं। तो जब लोन लिया जाता है तो जैसे अभी मैंने इसको तब आपको बताया कि जो लोन हमारे द्वारा लिया गया है वो जिस ब्याज दर पर है उसके आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट CD, अर्थात इसका मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट का मतलब है कि इसमें चाहे लोन हो सकता है चाहे डिबेंचर्स हो सकते हैं। ये डिबेंचर भी एक तरह से लोन का पार्ट है। इसकी गणना करने के लिए जब हमें देखते हैं कि गणना करने के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकालें, तो इसको हर लेखक ने अपने हिसाब से इनके कुछ फॉर्मूले हैं वो बताए हैं। कुछ लेखक CD कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कुछ इसको कह देते हैं KD। दोनों बात एक ही है। CD उन्होंने बताया तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कुछ ने थोड़ा सा अंतर करने के लिए उन्होंने अपने उस फॉर्मूले में KD उसको शब्द काम में लिया, लेकिन फॉर्मूला दोनों ने एक ही बताया। फॉर्मूला क्या है, R/NP गुणा 100। ये फॉर्मूला इसका है। अब देखिए R का मतलब तो क्या है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन पी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, और 100 है वो मल्टीप्लाई करना। तो जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट की गणना करते हैं तो आर अपॉन एन पी इंटू 100, अर्थात लोन चाहे डिबेंचर सामान्य इशू किए गए हैं, दोनों ही स्थितियों में जब इसकी गणना करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका काम आता है। अब फॉर्मूले में आपको मैं एक उदाहरण लेकर बताता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी व्यावसायिक संस्था से या बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हमने मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया, और ये लोन है इसका 10% इंटरेस्ट में पेड करना है, 10% इंटरेस्ट चुकाया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या आएगी? 1 लाख रुपए की जब हम निकालें तो इसकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है? यहाँ बैंक का लोन है इसलिए हम सीधा निकालें, क्योंकि इस पर अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको फॉर्मूला सी डी इज इक्वल टू आर अपॉन एन पी गुणा 100। अगर मान लीजिए बैंक से हमने लोन लिया और उनमें जब लोन लेने के लिए हमने कागजी कार्यवाही की, उसमें हमारा मान लीजिए 1 लाख रुपए पर 1000 रुपये खर्च हो गया, तो जो खर्चे हुए हैं एक्सपेंसेस, ये भी क्या है? इस लोन का पार्ट है, क्योंकि एक्सपेंसेस 1000 रुपये की, लोन हमें कितना मिला? 1 लाख का। वास्तविक अमाउंट कितनी है लोन? 1 लाख में से 1000 रुपये हमने हमारे पैसे खर्च कर लिए, तो अमाउंट मिली है वो वास्तव में कितनी मिली? 99,000। क्योंकि व्यावसायिक संस्था, जैसे मैंने अभी बताया, व्यावसायिक संस्था हर खर्चे का हिसाब रख कर चलती है ताकि उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो सामने आ जाए। तो हम कि 1 लाख रुपए लोन लेने के लिए 1000 रुपये उसने खर्च किए, तो उसको जो एक्चुअल अमाउंट मिली वो 99,000 रुपये लोन की मिली। अब हम इस फॉर्मूले में अमाउंट रखें, 10% इंटरेस्ट रेट है, इसका मतलब है कि 99,000 पर हम देखें तो अगर सीधा हम निकालें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, अमाउंट मिली कितनी? 99 गुणा 100। तो हम इस जो कैलकुलेशन है अपन करते हैं तो 1/99 ये परसेंट उसका पड़ता है। दूसरे रूप में अपन देखें तो पहले 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट किस पर लगेगा? 1 लाख पर, तो इंटरेस्ट 10% कितना हो गया? 10,000। अमाउंट कितनी मिली? 99,000 गुणा 100। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी जो आई है वो स्थिति आ गई कि 100 1000 में देखें 2 से 2, इससे 1000 में 99 भाग दें, तो ये जो इंटरेस्ट की रेट आएगी वो इस तरह आएगी। तो पूंजी की जो लागत है वो हमारी ये न होकर ये जो कैलकुलेट होगी, अर्थात खर्चा जितना भी उसमें लगा उसको हम घटाने के बाद में जो वास्तविक अमाउंट हमें इंटरेस्ट के रूप में चुकाना है, इंटरेस्ट जिस पर चुकाना है वो वास्तविक अमाउंट पर चुकाना है, खर्चे हम घटा दे तो वास्तविक नेट ये था। नेट प्रोसीड का मतलब एनपी क्या है? ये हमने देखा कि जो निकालने के लिए अमाउंट जो लोन के रूप में हमें मिली, लोन अमाउंट, और लेस करते हैं एक्सपेंसेस, तो लोन अमाउंट 1 लाख, एक्सपेंसेस 1000, अमाउंट आ गई आपकी नेट आ गया 99,000। तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 99,000 पर, नेट तो किस पर? इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा 1 लाख पर, लेकिन वास्तविक अमाउंट हमारी 99,000 आएगी। इसका मतलब है कि जो ये लागत हम कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये है लोन के लिए। अब देखिए कि दूसरा पार्ट होता है बैलेंस शीट में, जो मैंने आपको बताया कि है डिबेंचर। डिबेंचर भी क्या है? एज ए लोन। डिबेंचर है वो क्या है? डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर्स भी पर भी हमेशा डिबेंचर के पहले रहता है
6%, 7%, 9%, 10%, जैसे यहाँ दे दिया 10% डिबेंचर। इसका मतलब है कि डिबेंचर पर 10% हमें इंटरेस्ट देना है। ये क्लियर है। इसका मतलब डिबेंचर भी क्या है, ये लोन है। तो जब डिबेंचर में भी हम देखते हैं, एक तो होते हैं सिंपल डिबेंचर और दूसरे होते हैं रिडीमेबल, REDMABLE, रिडीमेबल डिबेंचर्स, शोधनीय। क्योंकि सिंपल जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी दी जाती है, रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं उन एक निश्चित अवधि के बाद में पुनः वापस उसको भुगतान कर दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं शोधनीय ऋण पत्र। यहाँ हम डिबेंचर को तो क्या सिंपल डिबेंचर है उसकी गणना तो एज ए लोन करते हैं। तो अगर हम देखें डिबेंचर की गणना करनी है तो वो CD का हम मिलेंगे फॉर्मूला, और R/NP × 100। फिर जब हम देखते हैं कि रिडीमेबल डिबेंचर है, अब रिडीमेबल डिबेंचर होता है उसका फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग है। क्यों है? क्योंकि रिडीमेबल का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के बाद में इन डिबेंचर्स का है वो वापस भुगतान कर दिया जाएगा। इसलिए अगर देखें कि रिडीमेबल डिबेंचर जो है वो आपको एक निश्चित अवधि के बाद में उनको पुनः चुकाना है, तो जो चुकाया जाएगा वो हम यहाँ उसका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा विस्तृत है। रिडीमेबल डिबेंचर का CD R + MP - NP। रिडीमेबल जो डिबेंचर्स होते हैं MB - NP की वैल्यू और -NP/N और फिर MB + NP/2। ये फॉर्मूला फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से। ये फॉर्मूला आपका जो है ये काम में आता है। अब क्यों है, देखिए R का मतलब तो MB है, रिडीमेबल का मतलब एक समय के बाद में उनको वापस भुगतान किया जाना है। तो उस समय इनकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या थी, जब हमने इनको जारी किया था तो उस पर खर्चा कितना हुआ, इनकी जो अवधि है वो क्या है, फिर हम MB मैच्योरिटी वैल्यू इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और 100 से अप्लाई करते हैं। ये आपका जो आता है ये KD होता है वो बिफोर टैक्स है, या CD जो है वो बिफोर टैक्स। ये फॉर्मूला है वो बिफोर टैक्स का है। तो तात्पर्य क्या, R का मतलब वही रेट है वो इंटरेस्ट के लिए है, MB मैच्योरिटी वैल्यू, NP प्रोसीड, बाकी आप N होता है इनके जो अवधि पीरियड जो है वो कितने साल के ये रिडीमेबल डिबेंचर जारी किए गए हैं। तो ये आपका बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है R + MB - NP/N MB/2 × 100। ये बिफोर टैक्स है। जब हम टैक्स सहित इसकी गणना रिडीमेबल डिबेंचर को आफ्टर टैक्स की गणना करें तो जो आफ्टर टैक्स है CD आफ्टर टैक्स, ये फॉर्मूला हो गया R फिर मल्टीप्लाई 1 - T, फिर फॉर्मूला वही MB - NP/MB + NP। ये तो इसके नीचे 2 और इसके नीचे इसके नीचे N, इसके नीचे 2 और मल्टीप्लाई है वो 100 से। ये है इसकी जब आफ्टर टैक्स गणना करनी हो, क्योंकि पहले
जो बुक्स थी उसमें ये बाद में आईटी करते थे, लेकिन इंटरेस्ट पहले हम टैक्स घटा देते हैं और फिर इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं। तो ये आगे जो आपको इसके उदाहरण समझ